हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सभी। जेनेटिक्स पे हमने जो है 2 से 3 वीडियो दी हैं जिनको आप देखकर अच्छे से पढ़ सकते हो। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीएनए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसकी शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही अच्छे कोट के साथ। आप कभी फेल नहीं होते, आप कभी फेल नहीं होते जब तक कि आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। बहुत ही सही और बहुत ही अच्छी बात लिखी गई है। तो इसी के साथ हम शुभारंभ करते हैं हमारे इस नए टॉपिक का, जिसका नाम है डीएनए। तो डीएनए के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने डीएनए के बारे में छोटी कक्षाओं में स्कूल वगैरह में और कई जगह जो आपने इस बुक में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो डीएनए क्या है? डीएनए के बारे में आपने ये पढ़ा होगा कि इसकी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, स्पाइरल। ठीक है, तो आज हम इसके डीएनए के बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक इसको लेके जाएंगे। और ठीक है, इसका अभी मैं थोड़ा सा साइज़ कम कर देता हूँ, काफ़ी ठीक है। हाँ जी, तो हमारा जो टॉपिक था वो था डीएनए। और यहाँ डीएनए की फुल फॉर्म देखिए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए क्या है कि डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड इसे क्यों कहा जाता है? तो न्यूक्लिक एसिड इसे इसलिए कहा जाता है, अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारी सेल है और ये इसमें न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के अंदर हमें देखने को मिलता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, फिर जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम की संरचना बनाता है। तो अब आप देखिए कि डीएनए जो था वो न्यूक्लियस में किस प्रकार था। ये कुछ ऐसे बहुत ही लंबी, कितनी लंबी, कितना लंबा था? ये धागे नुमा संरचना थी। कितनी लंबी संरचना थी? तो ये थी 2.2 मीटर तक अप्रॉक्स। ठीक है, 2.0 भी, और यहाँ से 2.2 मीटर तक। और इसको, इतने बड़े डीएनए को इस न्यूक्लियस में कैसे पैक किया जाता है? तो उसके लिए था डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग का यूज़ करके। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब आप देखिए कि हमने यहाँ 2 चीज़ें देखी कि डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इसे क्यों कहा जाता है? तो ये भी आपने पढ़ा। और ये क्या है? क्रोमोसोम की संरचना का निर्माण करता है और यह कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा या धागे के रूप में फैला रहता है। फिर डीएनए की कुछ मात्रा केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। अब यहाँ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने हमारी जो सेल वाली वीडियो देखी होगी उसमें हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, और क्लोरोप्लास्ट को भी उसमें अच्छे से पढ़ा था। तो आप वो वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर मूल रूप से डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, हेरिडिटी मटेरियल है। हेरिडिटी मटेरियल किस प्रकार है कि ये क्या करता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है इन्फॉर्मेशन लेकर। इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की हो सकती है? वो किसी प्रकार की, जैसे कैरेक्टर्स जो हम पढ़ते आ रहे थे, जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, तो वो सारे जो है कैसे ट्रैवल करते हैं? वो डीएनए के थ्रू ही करते हैं। फिर उसके बाद संतान में पहुंचने का कार्य करता है। फिर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसा आपको बताया था कि कोशिका जो होती है वो 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक के लिए हमने क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स ये क्या है कि
पहले हुआ करती, जैसे कि अब आप देख सकते हो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं इनमें ये देखने को मिलती है, हमें कुछ शैवाल वगैरह में देखने को मिलती है। और जब यूकैरियोटिक की बात आएगी तो आप यहाँ देखेंगे कि इसके लिए हमने क्या ट्रिक बनाई थी, यू यू यू, मतलब ये सभी में विद्यमान है। फिर उसके बाद अब डीएनए कैसा होता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अगर बात करें तो डीएनए लंबा, अशाखित तथा सर्पिलाकार होता है। अशाखित किस प्रकार है ये देखिए, हमने यहाँ ये बहुत ही सुंदर सी एक संरचना बनाई है, ये वाली, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये कैसा है, ये एकदम यूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसलिए कैसा है, अशाखित है। और सर्पिलाकार तो अब आप देख ही रहे हो, इसकी शेप स्पाइरल होता है। और जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वर्ताकार होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वहाँ कैसी होती है, इसकी होती है वर्ताकार, सर्कुलर होती है। और डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, इसीलिए इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसकी संरचना को हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ तक में भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, एक नॉर्मल बेसिक ही है, इसमें इतना कोई ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सी पीपीटी बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, ठीक है। तो इसी मेहनत को आप साकार करें, इसका कोई फल दें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो डीएनए की संरचना 3 प्रकार के पदार्थों से निर्मित होती है। अब 3 प्रकार के पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन क्षार, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ अब आप इन 3 चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिए, परीक्षा में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे गए। जैसे कि डीएनए की संरचना में किन 3 पदार्थों डीएनए की संरचना जो है किन 3 पदार्थों से निर्मित होती है, तो वो आपको ये 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। नाइट्रोजन क्षार पता होना चाहिए, शुगर पता होना चाहिए और फॉस्फोरिक अम्ल भी पता होना चाहिए। तो ये इसके कुछ एक बेसिक्स थे। फिर उसके बाद अगर देखें तो जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में, कब, 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। अब यहाँ देखिए एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है, 1953 के अंदर कौन, जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया था। द्विकुंडलित संरचना को प्रस्तुत किया इन्होंने डीएनए की खोज नहीं की। तो डीएनए की यदि खोज की बात आएगी तो यहाँ हमारे पास जगह नहीं बच रही है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ हमारे पास 1869 में, कब, 1869 में एक स्विस वैज्ञानिक थे, ठीक है, स्विस वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मीशर। क्या नाम था, फ्रेडरिक मीशर, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की थी, सबसे पहले इन्होंने ही देखा था, इन्होंने इसको सबसे पहले देखा, इन्होंने ही इसकी खोज की। तो ये आप एक अलग से याद रखें इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले क्या पढ़ा, जेम्स वॉटसन व फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रस्तुत की थी। तो इन्होंने इसकी संरचना के बारे में बताया था कि ये द्विकुंडलित है और किस प्रकार जो मॉडल है पूरा इन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी मॉडल को लेकर इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें 1952 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और यदि यहाँ बात की जाए 1869 में स्विस जो वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मीशर, इन्होंने डीएनए को सबसे पहले देखा था। तो इन्होंने कहाँ देखा, इन्होंने देखा रक्त कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा यहाँ तक। तो ये चीज़ें अब आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे कई बार जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इन प्रश्नों को देखकर गोल हो जाते हैं। हमें गोल नहीं होना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन व ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो अब आप देखिए ये तीनों चारों चीज़ें हैं क्या,
ये हैं, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था नाइट्रोजन क्षार, तो ये जो चारों हैं जैसे एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये चारों क्या हैं, ये हैं नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। इसको ऐसे लिखा जाता है, लाल कर देते हैं हम भाई, AGCT, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, फिर बारी आती है शुगर की। अगले पेज पे देखें, अच्छा अगले पेज पे ये देखिए कि दोनों श्रृंखलाएं विपरीत दिशा में व्यवस्थित रहती हैं। विपरीत दिशा में कैसे, कि एक श्रृंखला में शर्करा के कार्बन 3-5- दिशा में तथा दूसरी श्रृंखला के जो कार्बन है वो 5-3- दिशा में होते हैं, और इस प्रकार की श्रृंखला को प्रतिसमांतर श्रृंखला कहते हैं, इनको अपैरेलर सीरीज भी कहते हैं। फिर उसके बाद अब अगर देखें कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो यहाँ इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं कि डीएनए अणु के प्रमुख भौतिक गुण कुछ निम्न प्रकार हैं। जैसे इसका व्यास अगर देखा जाए तो वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम, और फिर उसके बाद अगर एक कुंडलन की लंबाई, एक कुंडलन मीन्स ये जो पूरा एक कॉइल है, ये जो पूरी एक कॉइल है, मतलब एक यूं मोड़ इसका पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। और यदि यहाँ बात की जाए क्षार युग्मों के मध्य परस्पर दूरी, क्षार युग्म जैसे अब आप यहाँ देख सकते हो, ये है और ये है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि एक कुंडलन में क्षारकों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 10। तो यहाँ तक आपको चीज़ें में भी समझ आ चुकी होंगी, नॉर्मल बेसिक हैं, आ जाएंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, और एग्ज़ाम में भी इनसे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ वही मैटर ला के देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे गए और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज़ कर देता हूँ। तो अब आप देखिए इसे कि जो इसका व्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम, और फिर उसके बाद अगर कुंडलन की लंबाई की बात की जाए, कॉइल की लंबाई की बात की जाए एक कॉइल की, तो वो हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। और फिर यदि नाइट्रोजन जो बेस है उनके बीच में जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर एक कॉइल के अंदर क्षारकों को देखा जाए, क्षारकों की संख्या देखी जाए, या नाइट्रोजन बेस को देखा जाए कि वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10। तो मे भी आपको यहाँ तक का मैटर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे लिए कि यहाँ है तो डीएनए की रासायनिक प्रकृति। तो डीएनए की रासायनिक प्रकृति क्या है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होती है जिसकी वजह से ये पूरा तैयार होता है। तो अब आप यहाँ स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो, इसको भी साथ लेकर चलेंगे हम। तो डीएनए क्या होता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब शुरू में ही आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जो है डीएनए की संरचना का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल दिया जाता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड इकाइयों से मिलकर बना होता है, वही बात। और इसकी कुछ 3 उप इकाइयाँ होती हैं। अब इन्हीं से ही क्या है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे किस चीज़ को, हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, इसको यहाँ डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इससे कि दोनों होती क्या है। तो अब आप देखिए इसमें पहली बात जो लिखी गई है वो लिखी है एक पेंटोज शर्करा, दूसरा इसमें 4 नाइट्रोजनस जो है वो बेस होंगे, फिर इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होगा। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ ये होगी शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और ये नाइट्रोजन क्षारक। अब आप देखिए हमने पिछले पेज में पढ़ा था, कहाँ चला गया, हाँ, एडेनिन के साथ थाइमिन, लास्ट वाला पैराग्राफ आप देखिए कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है और साइटोसिन के साथ गुआनिन जुड़ता है। तो यहाँ भी आपको जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना
कि एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ा हुआ है और ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड की जो है एक संरचना होगी। फिर एक बेस में शर्करा मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या फ़र्क आ जाएगा, तो यहाँ फ़र्क आता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि बेस किसकी बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ हो रही है यही AGCT। हमारे तो टी बन ही नहीं रहे। हाँ, एक तो ये क्या है कि चलाने थोड़े से कम आते हैं जी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेस और शर्करा आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और बेस प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार डीएनए में शर्करा, नाइट्रोजनस बेस व फॉस्फेट से निर्मित 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हाँ, इनसे कई बार इनसे नहीं आते, इनसे प्रश्न नहीं आते, तो इनसे आपको कोई इतना खास डरने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, आपको पता होना चाहिए अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो अब आती है डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, डीएनए प्रतिकृति होती है कि इसके कुल जो है 4 स्टेप होते हैं और इन्हीं स्टेप के अंदर डीएनए प्रतिकृति हो जाती है। और डीएनए प्रतिकृति के लिए माइटोटिक डिवीजन जो होता है उसके अंदर जो डीएनए होगा वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए डिवाइड हो रहा है, मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, डीएनए अपने जैसी, ऐसा है, एक और संरचना बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अपने जैसी एक और संरचना बना रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो इसे ही डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया है। बाकी आपके पढ़ने के लिए जो है मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा साथ में, तो अब आप देख लीजिएगा, इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको ये पूरा पढ़ के बताऊंगा तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, बाकी इसमें आपको जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो सारी मिल जाएगी इसमें। ठीक है, कि धागे नुमा संरचना है और इसकी उत्पत्ति, नमूने, कार्य, भांति सब। ठीक है, आगे देखें तो इसमें शारगाफ का नियम, तो एक डीएनए अणु में 4 न्यूक्लियोटाइड बराबर मात्राओं में विद्यमान नहीं होते, लेकिन प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की मात्रा सदैव समान रहती है। प्यूरिन पिरिमिडीन क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्यूरिन मीन्स A+G। A का क्या हो गया यहाँ पर एडेनिन, G मतलब ग्वानिन, और यहाँ T मतलब थाइमिन और C मतलब साइटोसिन। इनकी मात्रा जो होती है वो कैसी होती है, समान रहती है। और दूसरे शब्दों में यदि बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं। और डीएनए की भौतिक संरचना, अब भौतिक संरचना मतलब कि डीएनए की अब वो कुंडली जो संरचना है उसके बारे में हम देख लेंगे थोड़ी सी। तो डीएनए त्रिविम होता है, 2 तंतुओं से बना होता है। ठीक है, ये आपके पढ़ने का ही, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी इसमें मेन बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, जैसे हाँ, तो ये इसकी जो दिशा है वो क्या है, 3 5 आगे डायग्राम दिखेगा जिसमें आपको माफ़ कीजिएगा, शायद नहीं, हाँ है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये इसकी ये दिशा, ये, और यहाँ इसकी, ये दोनों क्या होते हैं, प्रति समांतर होते हैं। अगर ये इधर है तो ये इधर है। ठीक है, ये हो जाएगी 5 to 3, तो ये हो जाएगी इधर से 5 to 3। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। तो कुंडली का जो आधार है शर्करा फॉस्फेट से निर्मित होता है और नाइट्रोजनी बेसें शर्करा से संलग्न होती हैं, जो आप इस स्ट्रक्चर में अच्छे से देख सकते हो। यहाँ ये स्ट्रक्चर आप पढ़िए, इसको देखिए कि इसके बारे में हमने अभी बात की कि यहाँ डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमें फॉस्फेट ग्रुप भी देखने को मिलेगा, हमें शुगर भी देखने को मिलेगी, हमें नाइट्रोजनी क्षार भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ बात की गई है।
एक का आप डायग्राम से पढ़ें और एक आप इसमें देखें। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तंतुओं में बेस हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ जो बेस होगा वो किससे जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ी सी वीडियो बड़ी है हमारी। हाँ, आरएनए। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। अब आप यहाँ देखिए कि जो डीएनए था वो कोशिका के न्यूक्लियस में मिल रहा था, और यहाँ ये कहाँ बोल रहा है आरएनए कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य कौन सा होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये जो लिक्विड हो जाएगा साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसमें बिखरा रहता है, और यहाँ न्यूक्लियस में जो द्रव होता है उसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो आप इन तीनों शब्द से जो है बिल्कुल भी विचलित ना होना कि कोशिका में ये तीन तीन द्रव कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस में होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कह देते हैं, और जो केंद्रक के बाहर होगा उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कह देते हैं, और इन दोनों को कंबाइन अगर हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एकल कुंडलित संरचना। तो यहाँ हम डीएनए कुछ ऐसे पढ़ रहे थे, और यहाँ इसकी संरचना एकल ही होगी। ठीक है, और यहाँ डीएनए की कुछ इस प्रकार थी। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क हो गया। तो यहाँ जो है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर थी, यहाँ सिंगल हेलिक्स हो जाएगी, सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद यह मुख्य रूप से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, और यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है। गैर आनुवांशिक पदार्थ जैसे कि डीएनए जो था, डीएनए क्या था, ये था आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ किस प्रकार की, ये क्या कर रहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जा रहा था, वही बार बार वो ले जा रहे हैं उसे। अब क्या करें, चैप्टर यही है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है, और जो आरएनए है ये गैर आनुवंशिक है, ये आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। अब जब आगे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे डीएनए और ये आरएनए को, तो हम इसे और अच्छे से देखते जाएंगे। यद्यपि यह कुछ वायरस में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस TMV। तो जब भी वायरस की बात आएगी तो इसमें सबसे पहला जो वायरस खोजा गया था, सबसे पहला तो वो यही था TMV, जिसे क्या बोल देते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्लियर। फिर उसके बाद आरएनए जो है वो तीन प्रकार का होता है, जैसे कि यहाँ मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफ़र। इनको भी आगे हम अच्छे से और डिस्क्राइब करेंगे, पर आज की वीडियो में हम नॉर्मल जो बेसिक हैं उनको देखते जाएंगे। अब आप यहाँ देखोगे तो इनको छोटी छोटी बातें जो लिखी हुई हैं बस आप इन्हीं पे ही ध्यान दीजिएगा। यह डीएनए में अंकित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करता है। तो जो अंकित डीएनए में अंकित जो सूचनाएं होंगी उन्हें प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसाइज साइट पर लाने का काम करता है ये। फिर राइबोसोमल को देखें तो इनका निर्माण केंद्रिका में होता है। तो अभी हमने क्या देखा था, डीएनए केंद्रक में था, ये कहाँ थे, कोशिका द्रव्य में,
और जब राइबोसोमल की बात आ जाएगी तो ये कहाँ हो जाएंगे, ये केंद्रिका में होंगे और यह कोशिका में उपस्थित समस्त आरएनए का लगभग 80% होता है और इसका मुख्य कार्य राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में मदद करना होता है। ठीक है, अब राइबोसोम क्या चीज़ होती है, राइबोसोम, अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। वैसे तो मैंने इसके लिए जो हमारा सेल चैप्टर था जिसमें बात की थी, जैसे कि ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। इसमें यहाँ S क्या है, तो S जो है ये एक पद्धति है, ये एक विधि है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि वाटर के अंदर ये परफॉर्म की जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, एक का आकार छोटा है और एक का आकार बड़ा है। जब इन्हें पानी में डाला जाएगा, जो सबसे पहले नीचे आएगा, भले ही ये छोटे साइज़ वाला नीचे आ जाए तो इसका आकार बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से इसे मेजर किया जाता है। अब इसके बाद होता है ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए जिसे कहा जाता है। तो ये सभी आरएनए में सबसे छोटा आरएनए है और इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाना है। तो इन्हें क्या करना है, इसका जो मुख्य कार्य वो क्या है, अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाना है। तो यहाँ एक शब्द है अमीनो अम्ल, ठीक है, और इसी से ही क्या बनेगा, इसी से ही प्रोटीन निर्माण होता है। तो टीआरएनए की संरचना जानने में भारतीय मूल के जीव विज्ञानी H.G. खुराना का महत्वपूर्ण योगदान है और उनके इस योगदान के लिए उन्हें नीरव बर्ग तथा रॉबर्ट होले के साथ संयुक्त रूप से 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। अब आप देखिए कि अगर हम कंपैरिजन देखें कि डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन है वो किस प्रकार है, तो अगर हम अवस्थी की बात करें कि ये कहाँ जो हमें देखने को मिलता है, तो ये केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। और यदि आरएनए को देखा जाए तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है ये। और पिरिमिडीन क्षार की बात करें तो साइटोसिन थाइमिन होगा और यहाँ साइटोसिन यूरेसिल होगा, क्योंकि आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है वहाँ थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, और प्यूरिन क्षार की बात की जाए तो यहाँ एडेनिन ग्वानिन होगा और यहाँ भी एडेनिन ग्वानिन होगा। फर्क आता है तो सिर्फ कहाँ आता है, थाइमीन की जगह, थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। और यदि पेंटोज शुगर को देखा जाए तो यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और यहाँ राइबोज शुगर होती है। तो इसके नाम से भी आप देख सकते हो, जैसे डीएनए का क्या था, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए को देखें तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, राइटिंग ही बहुत सुंदर आ रही है ना मेरी इस पे। हाँ सर की राइटिंग अच्छी है पर यहाँ थोड़ा सा ये कम चलाने आते हैं इक्विपमेंट, तो इसकी वजह से ये हो जाता है। हाँ, अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य कैसे होते हैं, यहाँ इसके आनुवंशिक सूचनाओं का हस्तांतरण करता है और ये सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का ही काम करेगा। तो इसके आगे कोई पेज है हमारा, नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप जो है इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें। हाँ, इसका अब ये नॉर्मल एक हमने क्या किया है, ये बेसिक किया है, इसे हम और अच्छे डीप से पढ़ेंगे। अभी के लिए तो बस ये इतना ही था, पिक्चर तो अभी बहुत बाकी है इसके बाद। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ें, 2-1 दिन में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर हमने इसमें अच्छे से डीप से बात की हुई है। और उस वीडियो में जो है आपको वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपको विद ईयर आपको बता दिया जाएगा किस ईयर में ये प्रश्न आए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।